यदि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में IBPS RRB PO एंड क्लर्क की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ, आपको बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता है तो दिक्कत ये होगी कि आप अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर RRB को एग्ज़ाम को छोड़ दे तो बाकी सभी एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जबकि यहाँ पे केवल 2 ही सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। यहाँ डिस्प्ले पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा और आपको क्लियरली विजिबल है कि सिर्फ रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 यानी PO का भी एग्जाम पैटर्न देखें तो रीजनिंग और क्वांट यानी मैथ्स है सब्जेक्ट है। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर। अब रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो जाएगा। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क है, तो मैथ्स में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो जाएगा। टोटल कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क बन जाएंगे और आपको टोटल टाइम मिलता है 45 मिनट्स। मैंने टोटल क्यों बोला, क्योंकि इस एग्ज़ाम को छोड़ के बाकी सब एग्ज़ाम ऑलमोस्ट पकड़े तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब आपको रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दिया है कि इतने ही टाइम में आपको ख़त्म करना है, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर टाइम दे दिया है इतने ही टाइम में आपको ख़त्म करना है। बट ये वाले एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप रीजनिंग से न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्विच कर सकते हो, न्यूमेरिक से रीजनिंग में स्विच कर सकते हो। मतलब आपको 45 मिनट्स खुद से मैनेज करना है, जैसे मैनेज करो वैसे आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम पैटर्न से कुछ और जानकारी, जैसे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी आपको दिए गए वेन्यू पे, नियत किए गए वेन्यू पे जाके एग्ज़ाम देना रहेगा। ऑनलाइन है तो घर से हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। दूसरा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा, यानी आपके अर्जित मार्क में से उतना डिडक्ट हो जाएगा जितने नेगेटिव है उसके 1/4 मार्क। यानी अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो नेगेटिव मार्किंग बनेगा 0.25, उसका 1/4 0.25 बने। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी आपको सवाल मिलेगा, उसके बेस्ड ऑन 5 ऑप्शन मिलेंगे और उस 5 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। मुझे उम्मीद है आपका एग्जाम पैटर्न रिलेटेड नॉलेज क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 ये कहता है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी आपको टाइम मैनेज खुद से करना है। एग्ज़ाम में भी खुद से टाइम मैनेज करना है और आपके स्टडी में भी टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना शेड्यूल बनाए बिना टाइम मैनेज किए अगर पढ़ने बैठोगे तो किसी दिन ज़्यादा पढ़ लोगे और बहुत सारे दिन ऐसे होंगे कि उस दिन आप कम पढ़ोगे। सो इट्स बेटर एक शेड्यूल बनाओ, एक फोकस रखो, एक गोल क्रिएट कर रखो और उसके अनुसार आप शुरुआत करो। तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका स्टडी शेड्यूल। आपको ये पता होना चाहिए कि डेली कितना घंटा पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा डिसाइड नहीं करोगे तो आप या तो ज़्यादा पढ़ लोगे या तो आप कम ही पढ़ोगे, और अक्सर हम नेगेटिव की ओर ज़्यादा रहते हैं तो हम कम ही पढ़ते हैं। और ये मैं जो पढ़ने की बात कर रहा हूँ वो आपके स्टडी आवर के अलावा होना चाहिए, यानी अगर कोई कोचिंग जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग का भी 2 घंटा ऐड कर लिया। अगर मेरी मानो तो आइडियली दिन के हमें 6 घंटे पढ़ने चाहिए, 3 घंटे मैथ्स के लिए, 3 घंटे रीजनिंग के लिए, और उससे ज़्यादा समय दो तो भी ज़्यादा बढ़िया। दूसरा इसमें पॉइंट आएगा मॉक टेस्ट देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही आपको आइडिया लगेगा कि आपका लेवल कितना बड़ा है। जहाँ जहाँ दिक्कत हो रही है, जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो जो क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, वहाँ वहाँ इम्प्रूवमेंट शुरू कर दीजिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी से नहीं समझ आ रहा तो दूसरी फैकल्टी से सीखिए, बट मॉक टेस्ट देने से ही आपको पता लगेगा। देखो 45 मिनट्स की मॉक टेस्ट होती है तो दिन की 1-2 लगा सकते हो। अगर शुरुआत में हो आप तो शायद 2 दिन में 1 लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको 50% सिलेबस आ गया है तो दिन की 1 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। 1 या 2 मॉक टेस्ट इनफ है, ठीक है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सोशल मीडिया हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको ही नहीं पता होता कि दिन में आप कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हो। यानी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो उसका सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, या फिर मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा
जितने टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हो उतने टाइम सोशल मीडिया ना के बराबर यूज़ करें, ताकि आपका समय बचा रहे, आपका ध्यान फोकस पे लगा रहे और आपका टारगेट अचीव हो। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद जितना मर्जी चाहे उतना यूज़ कर लेना। स्टेप नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी लोगों का सर दर्द, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आती है। तो देखो, सेक्शन तो चैलेंजिंग है, बट अगर आप राइट अप्रोच को फॉलो करोगे तो आराम से कॉन्कर कर पाओगे। दूसरा, यहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बहुत सारी करनी पड़ती है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का बेसिक तरीका तो यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिए। अब काफ़ी टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम में स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल का भी इस्तेमाल होता है। अब आप उसको लर्न करते नहीं हो, कुछ बेसिक याद होते हैं, तो एग्ज़ाम में आप मल्टीप्लाई करने का सोचते हो, बट प्रॉब्लम यही है कि एग्ज़ाम में टाइम ही कहाँ है। तो आपको स्क्वायर 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब 20 तक याद होने चाहिए और टेबल्स भी 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तक के ही वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं और आपको पूछे जाते हैं और आपको वो इस्तेमाल करने होते हैं। तीसरा है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है स्पीड मैथ ट्रिक। मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये सारी ट्रिक्स सीखनी है और जहाँ जहाँ अप्लाई हो वहाँ वहाँ अप्लाई करनी है, जिसकी मदद से आपका कैलकुलेशन कम हो जाए और आपका टाइम बचे। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, जनरली पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगती है, ऐसा नहीं होता कि पूरे पेपर पे लगी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, सीखना है, जहाँ जहाँ अप्लाई हो वहाँ वहाँ अप्लाई करके अपना समय बचाना है। बाकी जगह आपको नॉर्मल ट्रिक्स तो पता ही होनी चाहिए। फोर्थ, फर्स्ट लर्न द बेसिक मेथड देन गो फॉर द शॉर्ट ट्रिक। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, अच्छी लगती है, मज़ा आता है, प्रीलिम्स में शॉर्ट ट्रिक बहुत काम लगती है, बट मेंस में बेसिक मेथड पे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। और शॉर्ट ट्रिक का क्या मसला होता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही अलॉट होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले अपना बेसिक मेथड क्लियर करें, उसको सीखें और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे जाए। नेक्स्ट है चेक योर प्रीवियस ईयर पेपर, उसको एक बार सॉल्व करें। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी पर अपलोड कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको एक बार सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्लर्क में कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं, PO में कितने तक डिफ़िकल्टी जा सकती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सबका दुखावा होता है कि सब लोग बोलते हैं कि सर मतलब घर पे आ जाता है बट एग्ज़ाम में ही नहीं बनता। उसका मेन रीज़न होता है एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनने का कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ पर्टिकुलर मेथड एसोसिएट करके सीखे हो, आपने कभी वो जनरलाइज में चैप्टर सीखा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर लोगे, बट थोड़ा भी लैंग्वेज बदलेगा तो आपको डाउट हो जाएगा, बनेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी, सोचना पड़ेगा। तो इसका बेसिक है कि आपको उसका कंसेप्ट जो है ना, बेसिक कंसेप्ट, वो पहले सीखना है और समझना भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा करना है, वैसा क्वेश्चन आया तो वैसा करना है, नहीं। आपको जनरली में वो प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए और फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए। सो एरिथमेटिक में तो मैं आपको वही सलाह दूंगा कि पहले बेसिक क्लियर करें और सारे चैप्टर साथ में ना करें, 2-2 चैप्टर या फिर 5-5 चैप्टर का सेगमेंट लेके करें, ताकि आप 5 चैप्टर किए हो तो 5 नंबर तो आए। स्टेप नंबर 4, मास्टरिंग योर रीजनिंग एबिलिटी। ये एक दूसरा सेक्शन है जो आपका अटेंशन मांगेगा, क्योंकि ये सेक्शन ईजी है परंतु ट्रिकी भी है। यहाँ पे आप जितना स्कोर अर्जित कर सके यानी मैक्सिमम स्कोर ले सकते हो, क्योंकि स्कोरिंग बहुत है ये, बट जैसा कि बोला ये साथ में ट्रिकी भी है। तो यहाँ पे आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, माइंड एबिलिटी जिसको बोलते हैं, आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली लैंग्वेज में आपको उलझाया जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, जो आपको तकरीबन 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो। हमारा एक पर्टिकुलर सेपरेट पेज भी है पजल गुरुजी करके, जहाँ पे मैं आपके लिए डेली अपडेटेड पैटर्न बेस्ड पजल प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो वो पेज पे अपलोड की गई सारी पजल एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना। सेक्शन ईजी है, ट्रिकी है, हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है रीड केयरफुली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे
लॉजिक का इस्तेमाल किया होगा, तो आप अगर स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ोगे, अगर मान लो कि नॉट फॉलो पूछा होगा और आप फॉलो वाला आंसर कर दोगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपको समझनी तो पड़ेगी। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। और लास्ट, डू मोर प्रैक्टिस ऑफ हाई वेटेज टॉपिक्स एंड इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन दैट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लैंग्वेज ओपन होगा और आप उतना ही स्कोर ज़्यादा बढ़ाओगे और स्पीड बढ़ाओगे और एक्यूरेसी भी आप हासिल करोगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ले लीजिएगा। फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर ले तो यहाँ तक आ गए हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी में फॉलो करना चाहिए। बट एग्ज़ाम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट भी बहुत सारे आते हैं और हमें स्ट्रेस भी होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट में तो होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ समझे, अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिज़ल्ट उसके अनुसार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर वैकेंसी उतनी रही तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, अगर वैकेंसी कम है तो आपको एफर्ट ज़्यादा देने हैं, नॉर्मल एफर्ट से काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रेस अगर आपको भगाना है तो एक तो मेडिटेशन करो, खुद को शांत रखो और छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सिलेबस ख़त्म करो। अगर सिलेबस को पूरा देखोगे तो आपको टेंशन आएगी ही आएगी। अगर कोई दूसरा सब कुछ सीख के बैठा है तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, आप ये समझो कि आपकी रेट क्या है। अगर आप दिन का 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा पढ़ो, अगर उस बंदे से आगे निकलना है तो दिन का 4 घंटा करो, 6 घंटा करो, बट स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जितना हो सके उतना आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, ताकि आपको ये लगे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है और आपको मोटिवेशन फील हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट आप इसी प्रकार से रख सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सिलेबस को विभाजित करो और फिर छोटे छोटे टुकड़े सॉल्व करो, तो आपको ये पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ मेरा काम हो रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर सब कुछ साथ में देखोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और ऐसे पीपल के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट रखे प्रिपरेशन के दौरान, जर्नी के दौरान, और आप कहीं पर अटके तो आपको हेल्प करें। ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा नेगेटिविटी दे दे, और प्लस आपका जहाँ मन लगता है वहाँ जाके पढ़े। घर पे अच्छा पढ़ाई होती है तो घर पे पढ़े, अगर ट्यूशन पे जाके अच्छी पढ़ाई होती है तो ट्यूशन पे करें, कोचिंग के यानी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करें। आई होप दिस वीडियो एंड टिप्स आपको हेल्पफुल रहेगा और आप मोर कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। और लास्ट बात, ऑलवेज रिमेंबर रखना कि सक्सेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और फिर 5 दिन जलसे करोगे, टाइम पास करोगे तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो कीप पुशिंग फॉरवर्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।